फ्यूजन फाइनेंस, यस। तो अभी हम इसका करेंगे टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस। तो फ्यूजन फाइनेंस है क्या? तो फ्यूजन फाइनेंस, जिनको नहीं पता हो, फ्यूजन फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। मतलब ये जो पिरामिड ऑफ रहता है ना, जो लोग रहते हैं उनको ये फंडिंग करती है। सबसे पहली चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत पुरानी कंपनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ द लिस्टिंग। तो इसका लिस्टिंग हुआ था आपको नवंबर 2022 में। एंड यू कैन सी हियर फ्रॉम लिस्टिंग इसने एक अच्छा खासा पैसा बना के दिया, अप्रॉक्स 110% का इसने ग्रोथ करा फ्रॉम द डे ऑफ लिस्टिंग। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये टॉप बनाता है। टॉप क्यों बनाता है? इसका रीजन था कि उसी समय एग्जैक्ट उसी टाइम, अगर इफ यू सी और आपने ट्रैक करा होगा, तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का बना टॉप। क्यों बना? दो इसके प्राइमरी रीजन थे। एक रीजन था कि बहुत सारे कस्टमर वो ओवर लेवरेज हो गया। मतलब उन्होंने 5 जगह 6 जगह से जितना वो लौटा नहीं सकते थे उतना उन्होंने पैसा ले लिया, ठीक है, जिसके कारण डेलिक्वेंसी बढ़ गई। और ये अक्रॉस ऑल द माइक्रो फाइनेंस जो बैंक्स एनबीएफसी है, सब जगह ये हुआ। दूसरा रीजन था ना, किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेशन आया और पॉलिटिकल इशू हुआ, जिसके कारण भी कस्टमर को जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो गया। मतलब जिनकी कैपेसिटी भी थी ना, उनको भी कुछ जगह पॉलिटिकल जो लीडर्स थे ना, उन्होंने फॉर द वोट ये कन्विंस कर दिया कि पैसा नहीं देना है। तो इस कारण भी ऑल द जो भी आप देखोगे ना, ये सेक्युलर ट्रेंड था इफ यू आर ट्रैकिंग एनी ऑफ द एमफिन प्लेयर्स। इसके साथ साथ क्या होता है, फ्यूजन फाइनेंस में और भी कैस्केडिंग इफेक्ट आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, इस इंस्टीट्यूशन को, मतलब फ्यूजन फाइनेंस को, ये डिबैकल होने से पहले प्राइस टू बिक मिलता था 4 to 5 का, ठीक है। इनका आरओई था, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या, 20% का। रिटर्न ऑन एसेट था 5% का। और उस समय असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इनका लोन बुक था 12,000 करोड़। अभी सुनना, जब ये सारी चीजें होती हैं, जब ओवर लेवरेज के कारण डेलिक्वेंसी बढ़ती है, तो इनका क्रेडिट कॉस्ट कितना होता है? वो होता है 20%। भाई साहब, 20% इनका क्रेडिट कॉस्ट किया। आरओई का जो ग्राफ था वो निगेटिव जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अदर इफेक्ट्स होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ना, लोन कोविनेंट्स। अभी इसमें क्या होता है आप समझना, फ्यूजन जो है फाइनेंस या कोई भी एनबीएफसी, वो बैंक से पैसा लेती है। तो बैंक से जब पैसा लेती है ना, तो उनको बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रहते हैं। मतलब जब अगर आप पैसा ले रहे हो बैंक से, तो आपको एक नेटवर्क मेंटेन करना है। आपके पोर्टफोलियो में इतना जीएनपीए, इतना एनपीए होना चाहिए, आपका क्रेडिट कॉस्ट इतना थ्रेशोल्ड रहना चाहिए। अगर उससे ऊपर चीजें जाती है, मतलब खराब होती है, तो बैंक हैज द राइट टू रिकॉल द लोन, ठीक है। तो इनका जो इन्होंने साइन करा था ना, सबको साइन करना पड़ता है, इट्स अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट। तो ये ब्रेच हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो इनका ऑडिटर था वो बोलता है कि मतलब वो गोइंग कंसर्न एक कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी आगे कर सकती, उसने उस पर क्वेश्चन मार्क करा, जिसके कारण जितनी रेटिंग एजेंसियां थी उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को, इस स्टॉक को डाउनग्रेड करा। अभी डाउनग्रेड करने से क्या हो रहा है, एक तो आपकी हालत ऐसी ही खराब है, और फिर आप पैसा उठा नहीं पाओगे। आप ही बताओ, जनरली लाइफ में भी पर्सनली अगर इफ यू आर डूइंग बैड, तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। इट अप्लाई सेम टू द इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के साथ वही हुआ। तो क्या हुआ इनके साथ, एक तो इन पे आ गया टर्म एंड कंडीशन चूंकि मीट नहीं कर रहा था, प्लस चूंकि ऑडिटर का रिपोर्ट आया, तो इनके लिए पैसा बनाना, ये उठाना मुश्किल हो गया, ठीक। जिसके कारण आप क्या देखते हो, इसके कारण आप देखते हो कि ये स्टॉक अपने टॉप से 82% फॉल करता है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, ठीक है। प्राइस कैसे काम करता है ये बताता हूं। मतलब प्राइस हैज द एबिलिटी कि वो सारे की सारी चीजों को ना ऑब्जर्व कर लेता है बिफोर उसके पब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब पब्लिक जब तक उसका नोटिस लेना, उससे पहले वो प्राइस में चीजें आ जाती है। नाउ यू सी दिस, ये कब कब का है, ये है 31 जुलाई 2023, ठीक। और आप ये वाला कैंडल देखता है, यहां पे ये न्यूज आया था। ये क्या है, ये है इस दिन Q1 FY25 का रिजल्ट आया था, जहां पे बॉम्ब फोड़ा था फ्यूजन फाइनेंस ने कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब देखो प्राइस कैसे काम करता है। आप देखो अप्रॉक्स यहां से, मतलब आप मोटा मोटा देखो 24 जुलाई, और यहां मतलब अप्रॉक्स 1 साल पहले मार्केट ने टॉप बनाया। एंड यू गो ऑन द अदर एमफिन का जो भी प्लेयर्स है ना, उनके चार्ट पे भी देखा, बिकॉज मैं ना प्राइस को बहुत कीनली ऑब्जर्व करता हूं। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइक, क्या साइक चल रहा है, रैदर देन डूइंग द इफ एंड बट्स, लुकिंग फॉर द पैटर्न, ठीक है। ये ध्यान समझना, प्राइस कितनी इफिशियंटली इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई, फिर प्राइस फॉल करता है। अब हम आते हैं काम के बाद पे। आज हम क्यों इसका बात कर रहे हैं, हम आज इसलिए बात कर रहा हूं
क्योंकि जो मेरा फेवरेट सेटअप है कि जब कोई अच्छी चीज खराब होती है और जब खराब होते होते वो बेस बनाती है और बेस होने के बाद वो फिर से एक न्यू हाई के लिए स्टार्ट करती है, वही वाला पैटर्न मुझे दिखा है. दैट्स व्हाई वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस स्टॉक राइट नाउ. अभी हम इसका रीजन समझते हैं. रीजन सबसे पहले मैं आपको प्राइस एक्शन के हेल्प से बताऊंगा, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल. नाउ सी दिस एंड सी दिस, ठीक है ना. सबसे पहले समझते हैं, जैसे मैंने यहां पे बताया, ठीक है, यहां तक क्या हो रहा था ना, दिस 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 एंड दिस अप टू दिस लेवल इट इज मेकिंग अ लोअर हाइस एंड लोअर लोस. जो क्या दिखाता है, जो दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. बट आप यहां पे देखो, ठीक है, पहला स्विंग हाई बना जो अपने प्रीवियस हाई से ऊपर था. नाउ अगेन सी हियर, यहां पे भी एक जो स्विंग हाई बन रहा है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई से बन रहा है, फिर जो नया स्विंग लो बन रहा है वो अपने प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर है, विच अगेन शोज कि प्राइस का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है ऑन द वीकली चार्ट. अंडरस्टैंड. नाउ ये यहां पे से पहले मैंने मार्क किया, मतलब जो एक्युमुलेशन हो रहा है ना उसका बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है. एक क्लासिकल पैटर्न है प्राइस के ऊपर जाने का, क्लासिकल पैटर्न है. दोज हु अंडरस्टैंड द प्राइस, आप इंटरप्रेट कर पा रहे होगे मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना. अब हम एक और चीज समझते हैं. आप ये जो देख रहे हो ना, ये वाला स्विंग, ठीक है, इस स्विंग में ये वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब एक जो कैंडल है ना वो दिखा रहा है एक वीक का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिलीवरी. तो इस स्विंग में जो वॉल्यूम आया है ना, विच दिस इज हाईएस्ट इन अ ईयर. जो डिलीवरी वॉल्यूम उठा है वो हाईएस्ट है एक साल का. दैट यू कैन गो एंड चेक, ठीक है. मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया प्राइस एक्शन के हिसाब से कि मुझे दिख रहा है कि जो सपोर्ट है उसका बेस ऊपर हो रहा है और साथ साथ ग्रेजुअली दोनों अक्रेंस पे हायर हाई और हायर लोस के पैटर्न बन रहे हैं. पहली चीज. अभी हम इसको हटाते हैं एंड वी सिंप्लीफाई इट. सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है अपना मूविंग एवरेज. जो रेड वाला लाइन है वो क्या है, वो है 20 मूविंग एवरेज और ब्लैक वाला लाइन है आपका 50 मूविंग एवरेज. इसका क्रॉस ओवर हो रहा है, आप देख रहे होगे यहां पे. अभी ध्यान से देखना, यहां पे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना, एंड थिंक स्लो. क्या दिख रहा है यहां पे, जो रेड वाला लाइन है इट इज उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑनवर्ड्स, ठीक है. और जो ब्लैक वाली लाइन है वो जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है. इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर. नाम मत याद रखना, गोल्डन क्रॉसओवर बस समझो एक पॉजिटिव चीज हो रही है. नाउ अब डिलीवरी वॉल्यूम को इसके साथ कंबाइन करो, ठीक है. दूसरा क्लू मिल गया, मिला ना, क्रॉसओवर हो रहा है. अभी तक हुआ था क्या क्रॉसओवर, ये कहीं नहीं हुआ था. देखो यहां से जब से गिरना शुरू हुआ है यहां से, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2024 से ये नीचे गया, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा. क्या नहीं दिखेगा कि जो कैंडल है वो सबसे ऊपर है, जो छोटा वाला टाइम फ्रेम, जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है वो ऊपर है और उसके नीचे बड़ा वाला मूविंग एवरेज है और आपको डिलीवरी वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है. अभी इसको बंद करते हैं. नाउ मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने एक दिन आपको आरएसआई बताया था. अभी जब मैं बताता हूं ना तो उसको सीखते रहना, ठीक है ना. दैट विल हेल्प. एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ ये मत देखो, आप स्टॉक के बारे में ना बाय सेल मत करो एंटरटेनमेंट के लिए, बस ये सब चीजें सीखो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आरएसआई क्या होता है, जो मूविंग एवरेज होता है, इट इज अ ट्रेंड इंडिकेटर, वो ट्रेंड बताते हैं. और जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बताता है आपको मोमेंटम क्या है, ठीक है ना. एग्जैक्टली आप यहां पे देखना, मैं प्राइस एक्शन से कंपैरिजन करता हूं, ठीक है. एंड नाउ अगेन हियर, ठीक है. क्या बना यहां पे, अगर आप देखो तो यहां पे सिर्फ मोमेंटम को समझेंगे, ठीक है. मोमेंटम में भी क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है ना. अगेन यहां पे एक लो बनता है और यहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है, मतलब यहां से एक्युमुलेशन स्टार्ट होता है, मोमेंटम में दिख रहा है, ठीक है. अगेन आप यहां पे देखो, यहां पे भी दोनों सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट जो अभी वाला सपोर्ट है वो अपने प्रीसीडिंग सपोर्ट से, पिछले वाले सपोर्ट से ऊपर है. मोमेंटम में भी आरएसआई भी क्या बता रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है. कोऑर्डिनेट करना है. और एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वी ऑलवेज टेल ना कि एक मिनट, कि आपको ना कॉन्फ्लुएंस समझना है. प्राइस एक्शन बता रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम बता रहा है, फिर आपका मूविंग एवरेजेस बता रहा है और फिर आरएसआई का डाइवर्जेंस बता रहा है, ठीक है ना. ये सारी चीजें, मतलब ट्रेंड बता रहा है, प्राइस बता रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम बता रहा है, ये सारी चीजें एक प्रूफ दे रही है, ठीक है ना. सो आपको जितना भी प्रूफ हो सके ना वो इकट्ठा करना है, ठीक है. और मैं क्यों इंटरेस्ट हूं, मैं फिर बता रहा हूं, माई स्किल इज टू पिक द स्टॉक
विच इज अ फॉलिंग नाइफ। मैं सीधा बात कर रहा हूं। एक बहुत क्लिशे बोलता है कि आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ नहीं सकते हो, कोई स्टॉक को ऊपर नहीं बेच सकते हो। एब्सोल्युटली राइट है, बट अगर कोई फॉलिंग नाइफ है ना, अगर वो 10 तक गिरा और फिर से ऊपर जाने लगा तो हम 15 पे उसको कंफर्म कैच करेंगे। और अगर कोई चीजें नीचे गिर रही है ना तो हम 100 पे नहीं बेचेंगे, लेकिन 90 पे जरूर बेचेंगे, क्योंकि ऐसा पैटर्न बनेगा। मेक इट क्लियर। ये था टेक्निकल। अब हम चलते हैं इसका फंडामेंटल देखने के लिए। ठीक है, यस। देखो यार, मैं इसका सबसे पहले ना आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या अच्छा हो रहा है। देखो, सबसे पहले क्या था, इनका केस भी वही था जो बैंक में हुआ था पीएनबी के साथ। इनका मेन जो इशू आया दैट इज विद द रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट क्वालिटी, मतलब असेट क्वालिटी। ठीक है, अभी आप देखना, यस, यहां पे आप देख रहे होगे करंट टू ग्रेटर देन पार जीरो। मोटा मोटा मैं समझा रहा हूं, ये फिगर आप देखना, ये डिक्रीज होते जा रहा है सीक्वेंशियली। ठीक है, देखो 1.5, 0.7, 0.60, 0.25, 0.03 है। करंट टू इज मोर देन पार जीरो का अर्थ क्या है ना, कि जो अभी का स्टैंडर्ड असेट है, इससे पहले वाले महीने का आप समझो, उसमें से कितना अभी जीरो डीपीडी में है। तो ये कितना है, जो पिछले महीने आप समझो, जो पिछले महीने के ईओडी तक, जो मान लो अगर 100 रुपया, ठीक है ना, एज एन एग्जांपल समझो, अगर इन्होंने स्टैंडर्ड असेट था उसमें से बस 0.03 ने अपने जीरो डीपीडी को क्रॉस करा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और ये सीक्वेंशियली डिक्रीज हो रहा है, जो दिखा रहा है कि कंपनी में अभी सीक्वेंशियली चीजें इंप्रूव करी जा रही है। ठीक है, सिमिलरली आप इनकी देखो, अभी मैं समझा देता हूं। इनका क्या है ना, इनका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, और इसके अलावा ना यहां पे लिखा हुआ नहीं है, इसके अलावा झारखंड में भी अगर आप इस सारा एक्सपोजर जो तो ना 75% एक्सपोजर है। नाउ यू हैव टू सी दिस पर, ये क्या है, ये है आपका कलेक्शन इफिशियंसी, सी कहते हैं इसको। ये क्या दिखाता है कि कितना ईएमआई आना था और कितना आया। तो मतलब अगर 100 रुपए आया तो आया 99.79, और ओवरऑल कितना है, विच इज वेरी गुड। और आप देखो ये सीक्वेंशियली इंप्रूव करे जा रहा है फॉर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो क्या दिखा रहा है, कि अभी कोई इश्यू नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी हम फटाफट चलते हैं, यस। अभी यहां पे समझना आप, जब माइक्रो फाइनेंस का जब पहला वाला सेक्टर था, मतलब ये था ना, साइकिल था प्री फाइनेंशियल ईयर 25, तो वहां पे ना गार्डरेल्स थे। गार्डरेल्स में क्या था कि एमफी नाम का जो बॉडी है, इनका एसआरओ है, उसने एक बनाया था कि एक जो कस्टमर है उसका मैक्सिमम कितना लेंडर्स हो सकता है। तो उन्होंने उसमें बनाया था कि मैक्सिमम 4 लेंडर हो सकता है। बट यहां पे अभी एमफी ने बनाया हुआ है कि एक कस्टमर को, जो जेएलजी वाला मोस्टली रहता है, उसको मैक्सिमम वो 3 इंस्टीट्यूशन से लेंडिंग कर सकता है। ठीक है, पहला ये बनाया हुआ है। और दूसरा उन्होंने गार्डरेल बनाया हुआ है कि उसका 60 प्लस से ज्यादा डीपीडी नहीं होना चाहिए अक्रॉस एनी ऑफ द लेंडर राइट नाउ। अगर वो कहीं अप्लाई कर रहा है तो उसका अगर 60 प्लस डीपीडी होगा, बकेट में होगा, तो उसको लोन नहीं मिलेगा। अभी ये तो एमफिन का है, ठीक है, जो एसआरओ है सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस की। अभी उसमें उस गार्डरेल में भी इन्होंने एक नया गार्डरेल लगाया, मतलब इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करा है। वो कैसे करा है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बोला है कि हम ज्यादा फोकस करेंगे जो सिर्फ फ्यूजन के लिए, मतलब उसने सिर्फ फ्यूजन से, उसको सिर्फ फ्यूजन फंडिंग कर रहा है, वैसे कस्टमर को ज्यादा लेके आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे ओवर लेवरेजिंग नहीं होगी। और उसके बाद ये मैक्सिमम इन्होंने ये अप्रैल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, अप्रैल 2026 से इन्होंने क्या करा है कि दे विल ओनली फंड मैक्सिमम अप टू फ्यूजन +1, मतलब फ्यूजन का ले सकता है और एक मुथूट से ले लिया, क्रेडिट्स ग्रामीण से ले लिया, कहीं से ले सकता है। उससे ज्यादा अगर लेगा तो उसको ये फंड नहीं करेंगे। जो दिखा रहा है कि ये अपनी गलतियों से सीख के अभी ओवर लेवरेजिंग कस्टमर को, मतलब ये नहीं चाह रहे हैं कि वैसा कस्टमर है। दूसरा क्या है ना कि जो माइक्रो फाइनेंस में बहुत बार जो फंडिंग होती है ना, वो होती है कैश फ्लोज पे। अभी इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, इन्होंने अपना स्कोर कार्ड बनाया हुआ है प्री अप्रूव्ड, और उसमें ना ये इनकम असेसमेंट करते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्ड। सो उससे कारण भी क्या हुआ, उससे कारण भी इनका जो क्रेडिट अंडर राइटिंग है, रिस्क मैनेजमेंट वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। M5, यस, ये आप देख सकते हो इनका असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 7400। कंपनी का ये गाइडेंस क्या है, कंपनी गाइडेंस में बोल रही है कि हम बाय फाइनेंशियल ईयर 27 मोस्टली Q3 तक ही हम 10,000 का AUM क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखो तो मैं एक आप ऑप्टिकली अगर इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ना Q4 का, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। आप देखो, आपको लगेगा ना कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बट वैसा है नहीं। टू बी फ्रैंक ऑन ऑनेस्ट, अभी देखना आप,
AUM में इन्होंने ग्रोथ करा 8% का, विच इज गुड। बट आप ये देखो NII, नेट इंटरेस्ट इनकम में कुछ एक्चुअली डिप हुआ है यहां पे, ठीक है। फिर आप देखो OPEX, वो कितना है, तो पिछले क्वार्टर में था 207, अभी ये 205, मतलब बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। फिर PPOP देखो आप, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी आपको कम हुआ है मार्जिनली, ठीक है। और बट आप देखोगे तो इनका जो पैट है, पैट का नंबर आपको दिखेगा 114 करोड़ का। एक्चुअली ये ऑप्टिकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बट हम इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ है ना कि इनका, चूंकि इस कंपनी में बहुत मैसिवली पास्ट में गंदा हुआ था और इन्होंने पूरा मैनेजमेंट भी चेंज किया। अभी जो इसके MD है ना, MD एंड CEO संजय सर, ही इज वेरी गुड। आप उनका कभी कॉल सुनना, ठीक है ना। ही मतलब वो बंदा ना दिल से, मतलब दिल से जो बताता है ना वैसा बताता है। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सबसे पहले 500 करोड़ रुपए का एक बफर बना के रखा हुआ है कैश का, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आपका नेट इंटरेस्ट इनकम वैसा दिखेगा नहीं, ठीक है। उस पर आएगा ना, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट इनकम आ नहीं रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका NII POP आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आपको जो ये दिख रहा है ना पैट, इसमें दो चीजें हैं। एक तो पैट कम हुआ क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट है Q-on-Q, पिछले क्वार्टर में था 80 करोड़, इस क्वार्टर में हुआ 56 करोड़, तो उसके कारण आपका बॉटम लाइन इंक्रीज करा, पहली चीज। और दूसरा चीज क्या है ना, दूसरा चीज है कि इन्होंने एक डिफर्ड टैक्स एसेट होता है। अभी डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो जो प्रोविजन है ना, जब आप अकाउंटिंग की बात करोगे, और जिनका अकाउंटिंग से बैकग्राउंड होगा समझ पाएंगे, जो DTA होता है ना, कि जब आप प्रोविजन करते हो तो, या उसके कारण इन्होंने प्रोविजन करा, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तो लॉस को ना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द फर्दर ईयर। जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। कंपनी ने यहां पे जो DTA है, एक पूल नंबर है अप्रॉक्स 250 करोड़ का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें से इन्होंने 75 करोड़ का जो DTA है वो इन्होंने यहां पे लगाया है। ये इसके कारण दो जो पैट ओरिजिनल है वो है 33 करोड़ का। इफ यू सब्ट्रैक्ट 114 to 75 अप्रॉक्स तो आपको आएगा। और वो पैट मोस्टली आया क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट में रिडक्शन आया। बट ये अच्छी चीज भी है, ये दिखा रहा है ना कि कंपनी इज नाउ थिंकिंग कि हमारा अच्छा टाइम आने वाला है, तभी उसने डिफर्ड टैक्स एसेट को अप्लाई किया यहां पे। क्योंकि वो आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको लग रहा हो कि आप प्रॉफिट में जाने वाले हो, ठीक, समझा। और उसके बाद आप देखो ओपेक्स कितना है इनका, 205। इसको हम डिकोड करते हैं। बहुत सारी कंपनियों में ना ले ऑफ्स हुए, पन्ना हुआ, आप नहीं तो बहुत सारी कंपनियों में, नाम नहीं लेते हैं। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया ना, इस कंपनी ने ले ऑफ्स नहीं किए, इनके जो मैनेजर्स है ना उसको इन्होंने रिटेन करा। इसमें दो थी, एक तो वर्क एथिक सभी होता है, दूसरा इनका क्या था ना कि जब हमारा खराब समय होगा, व्हेन यू हैव टू फायर, ठीक है ना, तो हमें उस समय जाके हायरिंग नहीं करनी है, समझ रहे हो। इसके कारण, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आने वाला है Q1 FY27 और जो Q2 FY27 होगा, उसमें आप देखना दे विल गेट ए ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक। अभी इनका क्रेडिट कॉस्ट देखना, यस मैंने क्या कहा था, फाइनेंशियल 25 का आप क्रेडिट कॉस्ट देखो कितना है, 20% है भाई साहब। और फाइनेंशियल 26 में ये हो गया 5%। अभी आप 5% देखोगे ना तो 5% आपको बहुत ज्यादा लगेगा, बट मैंने हमेशा कहा है ना, आप बिजनेस को सीक्वेंशियली देखा करो कि वो खराब से अच्छा हो रही है, खराब से खराब हो रही है, अच्छा से अच्छा हो रही है, आपको सीक्वेंशियली देख के पता चलेगा ना, राइट। उसके अलावा कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है कि वी आर टारगेटिंग फॉर ए क्रेडिट कॉस्ट ऑफ 3.5%, बट मैनेजमेंट का क्या कोशिश है, वो 2.5% तक जाएंगे, ठीक है। और एज पर द मैनेजमेंट, जो MD है उनका क्या कहना है, उनका कहना है सिंपल कि हमारा जो अभी है, हमारा एम है 12,000 करोड़ से ऊपर जाना, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी, और ये सही बात है, उन्होंने चूंकि आप देखो ओपेक्स ना वही मेंटेन रखा है इन्होंने। सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, चूंकि इनका प्रोमोटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वॉर्बर्ग है यहाँ पे, आप वॉर्बर्ग का नाम आपने सुना होगा, कैपिटल फर्स्ट में भी था, जो भी IDFC बैंक है। सो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, प्लस जो MD CEO है ही इज ऑल्सो वेरी इफिशियंट। तो मुझे लग रहा है ना कि आने वाले समय में देयर इज अ गुड चांस टू मेक मनी इन दिस स्टॉक। वाई? बिकॉज प्राइस में मैंने आपको बताया बहुत सारी इंडिकेशन है कि टर्न अराउंड हो रहा है, और बिजनेस में भी है ना सीक्वेंशियली अच्छी चीजें होनी शुरू हो गई हैं, वेदर इट इज द लोन बुक का ग्रोथ, या फिर देखो क्रेडिट कॉस्ट कम होए जा रहा है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाय।